Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 29th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 29 दिसंबर 2021 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को अगर इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं कि यहां तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करने से काफी सपोर्ट मिलता है और हमने टारगेट रखा है आज का 2K प्लस लाइक्स का। तो आई होप आज भी आप लोग यहां पर 2000 से ज्यादा लाइक्स इस वीडियो पर पहुंचाने वाले हो। और जैसा कि आप लोग को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। मतलब कि आपको वीडियो अच्छे से सुनना है, लास्ट में मैं आपके साथ ये वन वर्ड क्वेश्चंस शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाया हूं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम अपने कल वाले वन वर्ड क्वेश्चन की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर आपको आंसर कीज बता देता हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने सही किए थे और कितने गलत किए थे। तो कल की आंसर कीज अगर हम देखें तो कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो पोषण अभियान है इसका गोल क्या है। देखो इसका गोल ऑब्वियसली यह है कि जो भी न्यूट्रिशन स्टेटस है, ठीक है, जैसे मदर्स हो गई, बच्चे हो गए, इनके न्यूट्रिशन स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर पोषण अभियान को लॉन्च किया था। तो फिलहाल आपसे पूछा गया था पोषण अभियान का गोल क्या है, कौन से लोगों के लिए न्यूट्रिशन स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए काम करता है। तो वह है बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, साथ ही साथ लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी यहाँ पर पोषण अभियान काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो किसान दिवस है और नेशनल फार्मर्स डे है इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कौन सी तारीख को, तो वह है 23 दिसंबर में। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग इसी दिन क्या करते हैं, हम अपने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो ESG फंड्स हैं, जो कि एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो पार्लियामेंट की बैठक होती है, देखो पार्लियामेंट की बैठक को हम लोग खत्म कर सकते हैं एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए, मतलब कब वापस से रीअसेंबली होगी कुछ नहीं पता, तो उस पीरियड को हम खत्म कर सकते हैं, उस बैठक को खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब खत्म किया जाता है कि आने वाले टाइम पर कब यह बैठक होगी हमें नहीं पता, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट साइनडाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पार्लियामेंट की जो बैठक है उसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं 4 प्रकार से। 2 प्रकार मैंने आपको बता दिए थे क्वेश्चन में ही, एक था प्रोरोगेशन और एक है डिसोल्यूशन। उसके बाद 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो है एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइनडाई। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो ESG फंड्स हैं इसको रेगुलेट करने के पीछे कौन सी बॉडी है, उसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोगों ने सभी आंसर्स अच्छे से यहां पर कल दिए होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं कि चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। जब भी आप लोग को दिन में टाइम मिले पीडीएफ को डाउनलोड करना और इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना। बात की गई है ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म डील को लेकर, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में अनाउंसमेंट हो चुका है, आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर दोनों कंट्रीज मिलकर ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म डील को करने वाली हैं। तो डिस्कशन करेंगे आखिरकार ये ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म क्या है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग को इस आर्टिकल से जानने को मिलने वाली है, एक एक करके बस खाली समझते हुए चलना चीजों को। ये आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। देखो इस आर्टिकल को केवल द हिंदू ने ही नहीं, साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस और भी वेरियस न्यूज़पेपर्स इस आर्टिकल को कवर कर चुके हैं। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में इंडिया और श्रीलंका मिलकर साइन करने वाले हैं ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म डील्स को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये ऑयल टैंक फार्म क्या है, क्या यहाँ पर ऑयल बनता है, तो ऐसा नहीं है। यहां पर एक फार्म है, पूरा का पूरा एक गार्डन सा आप देख पाओगे, एक मतलब जो कि दिखाई देता है जंगल प्रकार से देखने को मिलेगा, जंगल की तरह, जहां पर बहुत सारे ऑयल के टैंक्स बने हुए हैं। मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा, तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जीएस पेपर 2 के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन है, जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज, उसके बाद इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो इन टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले तो मैं आप लोगों को इस ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म के बारे में बताता हूं, फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे इसकी कहानी को। पहली बात तो ये जो ऑयल टैंक फार्म है ये कहां पर लोकेटेड है, ये श्रीलंका के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, अब मेरे बार बार मुंह से श्रीलंका निकलता है, लेकिन है ये श्रीलंका। ठीक है, तो क्या है ना, यहां पर श्रीलंका के अंदर ये ऑयल फार्म्स लोकेटेड है। अब इन
टैंकों को बनाया कौन था? तो यहां पर इन टैंक को बनाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू। लगभग वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास की बात है, ब्रिटिशर्स ने इन टैंक को बनाया था ताकि क्या कर सकें, अपनी नेवी के जो भी जहाज हैं उनको रिफ्यूल कर सकें, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि जब तक नेवी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक यहां पर कंट्री एक तरीके से स्ट्रांग नहीं होगी। तो जिस भी कंट्री की नेवी मजबूत है समझ लो उसी का यहाँ पर दबदबा बनेगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जो ट्रिंकोमाली जगह है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, यहाँ पर आप देख पाओगे श्रीलंका का मैप हुआ इस प्रकार से आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ये वाला जो रीजन है ये है ट्रिंकोमाली। यहीं पर क्या करे गए, बड़े बड़े यहाँ पर टैंक बना दिए गए, ऑयल टैंक्स बना दिए गए और इसके अंदर भरपूर मात्रा में तेल रखा गया, जिससे कि कोई भी यहाँ पर शिप वगैरह हो, ब्रिटिशर्स का शिप हो, तो वो फटाफट यहाँ पर इनका जो नेवी है फटाफट यहाँ से रिफ्यूल करवाएं अपने शिप को और वापस से निकलें। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर इस टैंकर को बनाया गया था, किसके थ्रू? ब्रिटिशर्स के थ्रू। और ये जो बनाया गया है ये यहां पर एक ट्रिंकोमाली पर बनाया गया, मैंने आपको बताया। और ट्रिंकोमाली की सबसे खास बात क्या है, ये दुनिया का दूसरा नंबर का खुद का नेचुरल हार्बर है, एक तरीके से नेचुरल पोर्ट बना हुआ है। नेचुरल पोर्ट मतलब इसको, मतलब आप कह सकते हो कुदरती, मतलब कुदरती देन है, यहां पर भगवान की देन है, ऊपर वाले की देन है। यहां पर आप कैसे देख पाओगे, तो एग्जैक्टली इसी प्रकार से बना हुआ है। पहले तो आपने श्रीलंका का मैप देखा, इधर आपको ट्रिंकोमाली देखने को मिलेगा, ये पोर्ट बना हुआ है। इस पोर्ट के अंदर जो आपको दिख रहा है ना, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर, ये अपने आप में पोर्ट बहुत ज्यादा शानदार तरीके से बना हुआ है। इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं दुनिया का दूसरा वाटर नेचुरल हार्बर। क्योंकि पता है यहाँ पे खास बात क्या है, खास बात यह है कि इसके आसपास का जो एरिया है, देखो होता क्या है, मान लो आप कहीं बीच पर घूमने गए, ठीक है, कहीं बीच पर गए, समुद्र के आसपास यहाँ पर पूरा समुद्र हुआ, अब आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, अब जब जाओगे तो यहाँ पर क्या होता है, एकदम सतह देखने को मिलती है। आप थोड़ा चलते रहोगे, आगे आगे समुद्र में चलते रहोगे, चलते रहोगे तो जो गहराई होती है वो बहुत आगे जाकर होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, ये नेचुरली दिया हुआ, कुदरती दिया हुआ पूरा का पूरा पोर्ट है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि गहराई यहीं से ही है। आपने अगर यहीं पर पैर रखा तो आप घुस जाओगे अंदर ही, तो गहराई यहां पर तुरंत ही पास में ही आप गहराई देख पाओगे। तो इससे होता क्या है, जो जहाज है वो अंदर तक बिल्कुल यहां तक आ जाएगा, और जहाज यहां तक आ जाएगा तो यहीं पर हमने टैंक्स बना रखे हैं, अपने ऑयल टैंक्स बना रखे हैं, ठीक है। तो ऑयल टैंक्स बना रखे हैं और इनसे क्या कर सकते हैं हम लोग, उन जहाजों के अंदर ये ऑयल भर सकते हैं। तो इसी वजह से यहां पर कह सकते हो ट्रिंकोमाली को चूज किया था ब्रिटिशर्स ने। और ट्रिंकोमाली अपने आप में आप कह सकते हो एक ऐसा पोर्ट है जो कि कुदरती का दिया हुआ पोर्ट है। क्लियर हुआ इसके बारे में, इसी वजह से यहां पर इसको बोला गया। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं, ये आपको पिक्चर नजर आ रहे होंगे। पहले आपने ये देखा, मैंने आपको बताया जहाज अंदर तक आ जाते हैं, फिर उसके बाद यहां पर छोटे छोटे टैंकर्स, छोटे तो नहीं कहेंगे, अपने आप में बहुत ह्यूज साइज है, मैं आपको बताऊंगा इसका साइज क्या है। तो ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, आप कहोगे इसमें क्या है देखने लायक। तो यहां पर आपको ये टैंकर नहीं दिख रहे, ठीक है, यहां पर दूसरी इमेज दिखाता हूं, यहां पर भी आपको टैंकर दिख रहे होंगे, यही है ऑयल टैंक। इन्हीं ऑयल टैंक को किसने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। आप देख पाओगे छुपाकर इन टैंक्स को बनाया गया है। और ये तो आपको अभी छोटे से नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़े साइज के हैं। यहाँ पे कहोगे था कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे गोल गोल ये सारे दिख रहे होंगे, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सब ऑयल टैंक्स हैं, ठीक है। यहाँ तक शिप आएगा और शिप क्या करेगा, उनको रिफ्यूल कर जाएगा शिप्स को। तो ये सारे टैंक्स आपको नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे, इनको दुबका कर बनाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू। आई होप आप लोग यहाँ पर पिक्चर से क्लियर कर पाए हो, ठीक है। अब क्या है ना, एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। सबसे पहली बात मैं जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, एक बार जूम करते हैं। जब अपने पास है फीचर तो उसको यूज क्यों ना करें। यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे कि ये टैंक बनाए गए ब्रिटिशर्स के थ्रू। अब इस टैंक की जो ये हालत है, मतलब कैसी लग रही है, कितना पुराना लग रहा है ना, जंग वगैरह लगी हुई है, पुराना नहीं लग रहा, बहुत पुराना लग रहा है। तो यही तो बात है, ये बहुत पुराने हो चुके हैं, इनको नया करने के लिए ये डील करी गई है। अब यहां पर क्लियर हुआ ये क्या है मुद्दा। तो इनको नया करने के लिए ये डील करी गई, क्यों? क्योंकि इंडिया को पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिया पिछले 16 महीने से श्रीलंका के साथ बातचीत कर रहा है कि भाई हम लोग पैसा लगाएंगे इसके अंदर, हम लोग यहां पर इनको नया करेंगे, हम लोग इसके अंदर वापस से ऑयल रखेंगे, इससे श्रीलंका इंडिया दोनों को फायदा होगा। तो इसी को नया करने के लिए डील करी गई है। इसी वजह से इसको ट्रिंकोमाली ऑयल फार्म, एक तरीके से ऑयल टैंक फार्म डील बोला जाता है। क्लियर हुआ इसके बारे में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं बता देता हूं। जैसे कि यहां पर टोटल कितने टैंक है, टोटल 99 टैंक है, और जितने भी मैंने अभी आपको टैंक दिखाए थे, ठीक है, 99 टैंक है। और पता है एक टैंक का साइज कितना है, एक टैंक के अंदर आप 12,000 किलो, जो किलोलीटर्स होता है, इतना तेल डाल सकते हो। मतलब 12,000 किलोलीटर तेल आप एक टैंक के अंदर डाल सकते हो। तो आप खुद समझ सकते हो कि एक टैंक का साइज कितना बड़ा होगा, ठीक है। और ऐसे 99 टैंक्स, अप्रॉक्स 100 आप कह सकते हो। तो इतने टैंक्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोग यहां पर इस चीज को अच्छे से क्लियर कर पाए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहां पर बोला गया कि इन्हीं टैंक को देखते हुए हम लोगों ने पहले एक अकॉर्ड भी किया था, ठीक है। आप कह सकते हो कि हम लोग बहुत टाइम से फोकस कर रहे हैं, हम लोग बहुत टाइम से श्रीलंका के साथ इन टैंक्स को लेकर डील करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगभग 1987 में इंडो लंका अकॉर्ड भी हुआ था।
जहां पर हमने पूरी तरह से फोकस किया कि श्रीलंका हम लोग को ये टैंक दे दे, हम लोग यहां पर इनको वापस रिफर्बिश करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर अच्छे से इनको यूज कर पाएंगे, क्योंकि एक टैंक को सही करने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आ रहा है और श्रीलंका लगभग आज के टाइम पर 15 टैंक यूज कर रहा है। बाकी बचे कुछ टैंक है तो इंडिया कह रहा है हम पैसा लगा लेंगे, आप हमें दे दो बस। लेकिन श्रीलंका से हमने शुरुआत से बोला है, 35 साल से लगातार करते हुए आए इनके साथ बातचीत, लेकिन अभी तक ये श्रीलंका के अंदर कोई माना नहीं। ठीक है, अपने आप में इस क्राइसिस काफी ज्यादा थे। ठीक है, एक इंडो लिंक का अकॉर्ड हुआ था कब, 1987 में। तो ये जो अकॉर्ड है एक तरीके से डील है, यहां पर आप देख पाओगे ये डील हुई थी। इस अकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं राजीव जयवर्धने अकॉर्ड भी। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है राजीव जयवर्धने अकॉर्ड क्या है, तो ये इंडिया श्रीलंका के बीच में एक अकॉर्ड हुआ था 1987 के आसपास। ठीक है, ये हुआ था क्यों, क्योंकि श्रीलंका के अंदर एक सिविल वॉर देखने को मिला था, गृह युद्ध हो चुका था, आपको मालूम होगा, तमिल्स और सिन्हाला कम्युनिटी के बीच में, जहां पर भारत ने इस सिविल वॉर के अंदर पूरी तरह से श्रीलंका को सपोर्ट किया। प्लस जो LTTE है उसको भी खत्म करने के लिए हमारे राजीव गांधी जी ने काफी हद तक सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, यह भी आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीजें इस अकॉर्ड के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन क्या हुआ, हम लोग टैंक डील पर बात करें तो टैंक डील पर कोई भी डिस्कशन प्रॉपरली हो नहीं पा रहा था। तो अब यहां पर फाइनली हम लोग पिछले 16 महीने से फोकस कर रहे थे, लगातार श्रीलंका के ऊपर जोर दे रहे थे, लेकिन अब यहां पर श्रीलंका की तरफ से एक स्टेटमेंट आ चुका है कि बिल्कुल इंडिया के साथ हम लोग इस ट्रिंको माली और ऑयल टैंक फार्म डील को आगे करने वाले हैं। क्लियर हुआ इसके बारे में। तो ऑयल टैंक फार्म डील क्या है, ये टैंक आपने देख लिया, चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर हम लोग बात करें तो इस डील का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, इस डील का फायदा क्या होगा। सबसे पहली बात तो यार अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदेमंद रहने वाला है इंडिया के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पर ये इजी एक्सेसिबल है। ये इस प्रकार से एक वाटर नेचुरल हार्बर, नेचुरल हार्बर क्या होता है मैंने आपको बताया, ये दुनिया का दूसरा नेचुरल हार्बर है। ठीक है, दुनिया का दूसरा नेचुरल पोर्ट है जो कि कुदरती की देन है, जो कि इस प्रकार से डेवलप हुआ है। पहला कौन सा है, पहला ऑस्ट्रेलिया का सिडनी वाला पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इजी एक्सेसिबल है, आराम से हम लोग जा सकते हैं, आराम से अंदर तक जा सकते हैं, अपने जो भी शिप्स हैं उनको रिफ्यूल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी जो लोकेशन है, वही वाली बात आ गई, लोकेशन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। और इंडिया ने तो इनफैक्ट बोल दिया है कि हम लोग को पैसा लगान दो, हम लोग इसको डेवलप कर लेंगे, हमारे साथ एक डील साइन करो और इसके बेसिस पर आपको भी बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट होगा। तो इंडिया यहां पर दोनों पहलू को देख रहा है कि इंडिया को भी बेनिफिट होगा और श्रीलंका को भी बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा। और इसी वजह से श्रीलंका ने यहां पर ये डील को सेट करने के ऊपर फोकस रखा। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ये टैंकर बहुत पुराने हो चुके हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी हैं। तो इन्हीं टैंकर को नए करने के बारे में ये डिस्कशन हुआ है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, ये मुद्दा था। आई होप इतना मुद्दा आप लोग समझ चुके हो। आने वाले टाइम पर जो भी चर्चा होगी आगे आपको पता चल जाएगी। लेकिन यहां पर कुछ और चीजें मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस एक टाइम पर अच्छे हुआ करते थे, लेकिन चाइना का इन्वॉल्वमेंट जब से बढ़ा है, चाइना बहुत ज्यादा इंटरवेंशन कर चुका है श्रीलंका के अंदर, जिसकी वजह से भारत और श्रीलंका के रिलेशंस कहीं ना कहीं खराब हुए। जैसे कि आज के टाइम पर खुद आप देख पाओगे कि श्रीलंका के अंदर चाइना ने भरपूर मात्रा में पैसा बहाया है, भरपूर मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सारा लोन दिया है। इनफैक्ट इतना लोन दिया कि आज के टाइम पर चाइना और लोन देने से मना कर रहा है। ठीक है, तो चाइना ने क्या करा, रैपिडली बहुत तेजी से यहां पर अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट को ग्रो किया श्रीलंका के अंदर। और यहां पर आप देख पाओगे इसकी वजह से चाइना और श्रीलंका के जो रिलेशन है एक तरफ बढ़ते रहे और इसकी वजह से इंडिया श्रीलंका के रिलेशन खराब होते हुए नजर आए। और अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो चाइना आज के टाइम पर एक सबसे बड़ा, एक लार्जेस्ट इन्वेस्टर है श्रीलंका के अंदर। पता है, लगभग 2010 से लेकर 2019 के बीच में लगभग यहां पर चाइना का जो FDI है, जिसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लगभग 23.6% का FDI आया है, जबकि इंडिया का 10.4% का। तो आप कह सकते हो चाइना ने इंडिया का जो भी इन्वेस्टमेंट है उससे दुगने से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है श्रीलंका के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहां पर चाइना एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देखने को मिलेगा श्रीलंकन गुड्स के लिए। उसके बाद आपको यह भी देखने को मिलेगा जो चाइना है आज के टाइम पर एक पोर्ट पूरी तरह से हैंडल कर रहा है। श्रीलंका का एक पोर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं हम्बनटोटा पोर्ट। तो ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है आज के टाइम पर चाइना के कब्जे में है। 99 ईयर्स के लिए यहां पर चाइना इसको रेंट पर ले चुका है। तो आप खुद समझ सकते हो ये क्या सिचुएशन है। और जैसे ही ये पोर्ट चाइना के हाथ में आया, कहीं ना कहीं ये चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की स्ट्रेटेजी बन चुकी है। मतलब चाइना का एक बहुत बड़ा यहां पर जाल है जिसको हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोलते हैं। इससे नुकसान किसको है? इससे नुकसान इंडिया को है। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या कहलाता है मैं आपको बता देता हूं। ये यहां पर बोला जा रहा है मोतियों की माला। मोतियों की माला एक प्रकार से आप देख पाओगे चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेर चुका है। कैसे?
सबसे पहली बात आप यहाँ पर देख पाओगे, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर पीओके से यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गुजारा और ग्वादर पोर्ट तक कनेक्ट किया। ग्वादर पोर्ट से मालदीव्स के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है। चाइना उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका के अंदर जो हम्बनतोता पोर्ट है उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। तो यही बोला गया है जो हम्बनतोता पोर्ट है इसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइना ने यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को और मजबूत कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बीच में यहाँ पर चाइना का एक और इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है। उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, म्यांमार के अंदर एक पोर्ट यहाँ पर डेवलप कर रखा है, अलग अलग कंट्रीज में इस प्रकार से पोर्ट डेवलप कर रखे हैं, ऊपर चाइना है ही। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो माला बुनी है ना, इसी को बोला जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। क्लियर हुआ इसके बारे में? तो ये चीज़ें हैं, आई होप आप इसको क्लियर कर चुके होंगे। तो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस कहां पर खराब हुए, वो इस वजह से खराब हुए हैं, ठीक है। जहां पर हम्बनतोटा यहां पर खरीद लिया पूरी तरह से चाइना ने, उसकी वजह से यहां पर रिलेशंस खराब हुए। और उसके बाद यहां पर चाइना एक बहुत बड़ा दिक्कत बनकर आ रहा है इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के बीच में, ये यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके बाद दूसरा इशू इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलता है, वो है कच्चातीव आइलैंड इशू। कच्चातीव आइलैंड, इंडिया ने यहां पर इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था बहुत पहले। ये एक छोटा सा आइलैंड है, इधर आप देख पाओगे इंडिया और नीचे श्रीलंका है, बीच में इनके एक आइलैंड आता है कच्चातीव आइलैंड। इसको भारत ने श्रीलंका को पहले ही दे दिया था। लेकिन होता क्या है, आज के टाइम पर जो हमारे मछुआरे होते हैं वो यहाँ पर अरेस्ट वगैरह करते हैं, आराम वगैरह करते हैं, लेकिन होता क्या है, श्रीलंका उन मछुआरों को गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलती है जो कि रिसेंटली अभी हम लोगों ने देखी थी। तो इसकी वजह से भी अपने आप में ये आइलैंड इशू बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद और भी इशूज है, जैसे आपको मालूम होगा जो वेस्ट कोस्ट टर्मिनल वाला इशू है, ठीक है। और भी बहुत सारे इशूज इन कंट्रीज के बीच में देखने को मिल जाते हैं। ये तो हमने बात की कि इंडिया श्रीलंका के बीच में दिक्कतें क्या हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में कॉपरेशन कहां पर हो रहा है, दोनों कंट्रीज मिलकर कहां पे काम कर रही हैं। तो सबसे पहली बात, रिसेंटली बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारे विकास की तरफ पर यहाँ पर बातचीत करी है दोनों कंट्रीज ने। पहला यहाँ पर 4 पिलर इनिशिएटिव को उठाया गया। अभी हाल ही में इंडिया और श्रीलंका मिलकर अग्री कर चुके हैं, आपस में बातचीत कर चुके हैं कि इंडिया बहुत सारी मदद प्रोवाइड करवाएगा श्रीलंका को। 4 पिलर इनिशिएटिव पता है क्यों बोला गया है? क्योंकि यहां पर इंडिया श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट, उधारी पर पैसा देने वाले हैं, करेंसी स्वैप अग्रीमेंट करेंगे, मतलब कि हम लोग करेंसी एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा, इंडियन इन्वेस्टमेंट श्रीलंका के अंदर होगा। तो ये चीजें यहां पर इंडिया ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि श्रीलंका के अंदर आज के टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उसको कम करने के लिए भारत ये स्टेप उठाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख पाओगे आज के टाइम पर कोऑपरेशन भी बढ़ रहा है। कोऑपरेशन जैसे ही बढ़ रहा है उसमें एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, अभ्यास होता है। दोनों कंट्रीज की जो मिलिट्री हैं उन मिलिट्री के बीच में जो अभ्यास होता है उसको हम लोग बोलते हैं मित्र शक्ति। और दोनों कंट्रीज के बीच में जो नेवी है, नेवी के बीच में जो अभ्यास होता है उसको बोलते हैं स्लिनेक्स। और ये काफी बार मैं आप लोग को रटा चुका हूं, तो ये चीजें आई होप आपको रटी भी होंगी। क्लियर हुआ इसके बारे में? उसके बाद यहां पर तीसरा पॉइंट कॉपरेशन का देखने को मिलेगा कि आज के टाइम पर इंडिया और श्रीलंका दोनों ही कंट्री मिलकर बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। दोनों ग्रुप्स, आप दोनों कंट्रीज मिलकर कौन कौन से ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेशन करती हैं? एक है बिम्स्टैक। बिम्स्टैक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। दूसरा है सार्क, ठीक है। यहां पर दोनों ही ग्रुप में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और श्रीलंका भी इसी का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जो कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज का वो अलग अलग जगह पर देखने को मिल जाता है हम लोग को। क्लियर हुआ इसके बारे में? आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। श्रीलंका के अंदर जो हम्बनतोता पोर्ट है जो चाइना ने कब्जा रखा है वो ये वाला है। त्रिंकोमाली पोर्ट यहाँ पर आपको ये वाला देखने को मिलेगा जहां पर अभी हमने ऑयल टैंक के बारे में चर्चा की है। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई। नाउ अगर अच्छे से चीजें समझ में आ चुकी है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके आप लोग अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। अगेन एक और नया आर्टिकल और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। और सेकंड एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे चर्चा की गई है जो सोया मील है। सोया मील मतलब जो सोया चंक होते हैं हमारे, उसको एसेंशियल कमोडिटी के अंदर डाल दिया गया है। अब इससे क्या होगा, इससे फायदा नुकसान क्या गया है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हमारे सिलेबस का पार्ट है। न्यूज़ में क्यों है, पीआईबी का आर्टिकल है, यहाँ पर डायरेक्टली हमारी सरकार डेटा पब्लिश करती है, तो अपने आप में एक ऑथेंटिक आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको मिलेगा, ठीक है। तो हाल ही में हमारी सरकार ने नोटिफाई ये किया, बताया ये कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है, ध्यान से सुनना, मैं वापस नाम ले रहा हूं, एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। अब यहां पर इसी एक्ट के अंडर में जो सोया मील है उसको एसेंशियल कमोडिटी का करार दे दिया गया है, एक्ट टैग दे दिया गया है। और एसेंशियल कमोडिटी सोयाबीन को कहा जाएगा कब तक, 30 जून तक, 30 जून तक यहां पर सोया मील को एसेंशियल कमोडिटी की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। एसेंशियल कमोडिटी क्या होती है, कमोडिटी जो कि आपका सामान हो गया। एसेंशियल मतलब जो जरूरतमंद है, जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में यहां पर जरूरत आ रहा है, ठीक है, जरूरतमंद चीजें हैं। तो अब यहां पर इससे होगा क्या,
इससे ये होगा, सरकार ने बोला है कि आज के टाइम पर हो क्या रहा है ना, ये जो सोया मिल है इसकी जो प्राइसेस हैं वो लगातार इंक्रीज हो रही हैं, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई इसके अंदर बढ़ रही है। तो इसको चेक करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर ये स्टेप उठाया गया कि सोया मिल को एसेंशियल कमोडिटी के अंदर डाला गया। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अभी तक क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, इस सोया मिल को बहुत सारा स्टॉक करके रख रहे थे अपने पास। बहुत सारे व्यापारी क्या कर रहे थे, स्टॉक करके रख रहे थे। ठीक है, स्टॉक करके रख रहे थे, तो अगर बाहर कमी हो जाती तो ब्लैक में वो बेचा जा रहा था। तो इस प्रकार के सिनेरियो देखने को मिल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब उसको स्टॉक नहीं किया जाएगा। स्टॉक कर सकते हो जिसकी गाय भैंस है, आपको मालूम होगा। देखो मैं आपको पहले एक चीज और बता दूं, ये सोया मिल की किसकी बारे में बात हो रही है। देखो ये सोया की बीन की बड़ी है तो आपको पता होगा। लेकिन होता क्या है, एक इस सोयाबीन से हम लोग क्या करते हैं, सोयाबीन ऑयल निकालते हैं। जैसे हम लोग सोयाबीन का तेल निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बचता है कचरा, उससे यहाँ पर चंक भी बनते हैं, कचरा नहीं कह सकते मतलब फिलहाल तो, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उससे चंक भी बनते हैं, प्लस उसके बाद वहाँ पर उसको गाय भैंसों को भी दिया जाता है, आप लोगों को मालूम होगा। तो जो ट्रेडर्स हैं उसी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं हमारे व्यापारी हैं वो सब स्टोर करके रखते हैं, या फिर बहुत सारे गांव के अंदर लोग हैं जो कि अपने गाय भैंसों को ये खिलाते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं। तो वो यहाँ पर अब ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर उनको ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या टारगेट सेट किया है वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इस वजह से यहाँ पर लिखा नहीं है। बट ये ध्यान रखना है, जो पहले जिस तरीके से स्टॉक करके रख रहे थे ना, वो स्टॉक नहीं करके रख सकते। ठीक है, अब स्टॉक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके जो प्राइसेस है उसके ऊपर चेकआउट किया जाएगा और प्राइसेस को डाउन लेकर आया जाएगा। ये यहाँ पर मेन मकसद है इसका। क्लियर हुआ इसके बारे में, आगे हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं है, लेकिन ऐसी पिक्चर अच्छा लगा तो मैंने लगा दिया। देखो फॉर्चून के सोया चंक्स आते हैं, न्यूट्रेला का सोया चंक आता है, आप लोगों को मालूम होगा। और सोयाबीन तो यहाँ पर एक ऐसी मील है जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई वेजिटेरियन है, ठीक है, आपने देखा होगा जिम वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, उनको बोला जाता है भाई आप सोयाबीन ले लो। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत होता है, लगभग यहाँ पर अप्रॉक्स अगर हम बात करें 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन के अंदर 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन 100 ग्राम्स लेना नहीं है, क्योंकि इससे यहाँ पर अगर ज़्यादा हो जाएगा ये डोज। अगर आप डेली बेसिस पर लेते हो तो आप कह सकते हो कि 50 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन आप सोया चंक्स ले सकते हो। इसके बेसिस पर आप लोगों को लगभग 20 ग्राम्स के आसपास, 25 ग्राम्स के आसपास यहाँ पर प्रोटीन मिल जाता है, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो सोयाबीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स है, मैंने आपको बताया। ठीक है, एक तरफ और मतलब जो प्रोटीन मिल रहा है एक हाई क्वालिटी का, हाई कंटेंट वाला प्रोटीन मिल रहा है, जो कि आपके बॉडी को नीड भी है। हम लोग करते क्या है, सोयाबीन एक तरीके से जो तेल है वो निकाल लेते हैं, बाकी सब जो चीज़ें बचती हैं, जो चूरा बचता है, ठीक है, उसी से सोया चंक बनता है और भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ इसके बारे में। तो सोयाबीन का कितना इंपॉर्टेंस है आपको क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, इसी सोयाबीन को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंदर डाला गया है। ठीक है, तो पहले मैं इस एक्ट का बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। ये जो एक्ट है 1955 वाला, इसको लाया गया था हमारे देश के अंदर, जब हमारे देश के अंदर खाने की कमी पड़ चुकी थी, खाने का अकाल पड़ चुका था, स्कैरसिटी हो चुकी थी पूरी तरह से। तो हमारी जो कंट्री है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थी इंपोर्ट के ऊपर। हम लोग यूएसए से जो गेहूं चावल है वो सब इंपोर्ट कर रहे थे, ताकि हम अपनी जनसंख्या को खिला सकें। और तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया, होर्डिंग मतलब जो लोग भर भर के रख रहे थे अपने पास, स्टॉक करके जमा कर करके रख रहे थे। ठीक है, अब जब जमा करके रख रहे थे तो वो लोग बेच भी रहे थे, मतलब बेच रहे, जब जमा करके रखा है तो डेफिनेटली ब्लैक में बेच रहे थे। अगर 10 रुपये का प्रोडक्ट है तो अगर कहीं पर है नहीं कंट्री के अंदर, तो उन्होंने स्टॉक करके रखा है तो उसको 100 रुपये में बेच रहे थे। तो ये चीज़ें कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कि जो भी यहाँ पर एसेंशियल चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खाने पाने की चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका स्टॉकाइजेशन नहीं हो सकता, उनको आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो। ठीक है, हालांकि आपको मालूम होगा रिसेंटली फार्म बिल भी अभी यहाँ पर इसी के ऊपर था कि आप लोग स्टॉक कर सकते हो, लेकिन अभी वो फार्म बिल को रिपील भी कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो एसेंशियल कमोडिटी क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अभी इसी के सेक्शन 2A के अंदर ये काम किया गया है, और आप इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी कमोडिटी को ऐड कर सकते हो और कोई भी कमोडिटी को रिमूव कर सकते हो, ये तो आपको पता ही है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि हम लोग इन्फ्लेशन को, महंगाई को कर्ब कर सकें, जो प्राइसेस है उसको चेक कर सकें। अब इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, तो इसको लागू करने के पीछे एक बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका इंपैक्ट क्या होता है, इंपैक्ट यहाँ पर जब भी आप किसी भी कमोडिटी को एक एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर देते हो, तो इससे जो सरकार है वो उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकती है, उसके सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकती है, और अगर कोई स्टॉक करके रख रहा है तो उसको स्टॉक करने से मना किया जाएगा। अगर तब भी वो काम करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का मेन मकसद होता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ इश्यूज भी हैं। इश्यूज क्या हैं, सबसे पहला इशू आप देख पाओगे, जो बहुत सारे व्यापारी हैं वो क्या होगा, अब देखो व्यापारी अब इसको स्टोर करके, स्टॉक करके तो रख नहीं सकते, तो क्या होगा, फार्मर से, किसान भाइयों से खरीदेंगे नहीं, तो किसान भाइयों को तो नुकसान है उल्टा।
ठीक है। जो किसान है वो हमारे यहाँ पर ह्यूज लॉस के अंदर आएंगे। उनके पास जो भी सरप्लस हार्वेस्ट है, जो उन्होंने इकट्ठा करके बहुत सारे यहाँ पर हार्वेस्टिंग करी है, ठीक है, इसका उगाया है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद यहां पर बोला गया, रिसेंटली आपको मालूम होगा एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल लाया गया था, फार्म लॉज लेकर आ गए थे। फार्म लॉज में 3 लॉज लाए गए थे, याद होगा। जो तीसरा वाला लॉ था वो ये था, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। इसमें बोला गया था कि यहां पर आप लोग स्टॉक कर सकते हो सामान को, ठीक है, यही तो कंसर्न था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी यहां पर इसको भी रिपील कर दिया गया है। फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, हमने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, ठीक है, उसकी वजह से यहां पर सरकार ने इस बिल को रिपील भी कर दिया है। तो यहाँ पर बेसिकली यही मकसद है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, कि यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग इसके ऊपर सारा इसका जो प्रोडक्शन और भी सप्लाई वगैरह इसको कंट्रोल कर सके, इसके प्राइस को कंट्रोल कर सके। इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में सीखेंगे कि आखिरकार ये एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है। आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है और भी वेरियस न्यूज़पेपर्स में इस आर्टिकल को कवर किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बॉडी है हमारे पास, जिस बॉडी का नाम है DGTR, मतलब कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। तो इन्होंने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने बोला कि इंडिया क्या करेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो हमने चाइना के 5 प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है 5 साल के लिए। इससे क्या नुकसान होगा हम लोग समझेंगे, हमें नहीं, चाइना को क्या नुकसान होगा इससे। चाइना को कोई परेशानी तो नहीं है, चाइना का या मतलब गुस्सा तो नहीं होगा, तो हम लोग इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि आज के टाइम पर भारत और चाइना का जो व्यापार है वो अपने आप में बहुत अल्टीमेट लेवल पर चल रहा है। भारत बहुत नुकसान में है। जैसा कि आप लोग खुद देख पाओगे, इंडिया ने लगभग चाइना को एक्सपोर्ट किया है। आप ध्यान से सुनना, मैं कब की बात बता रहा हूं, अप्रैल से लेकर सितंबर में, मतलब इसी साल 2021 के अंदर जो अप्रैल से लेकर सितंबर का महीना है, इस बीच में भारत ने चाइना को कितना एक्सपोर्ट किया था, हम लोगों ने 12.26 बिलियन US डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया है। लेकिन चाइना से हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है। हमने इनसे इंपोर्ट कितना किया है, तो 42.33 बिलियन US डॉलर्स का इंपोर्ट किया है। तो अगर आप लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे, कैप देखोगे, तो वो 30.07 बिलियन डॉलर्स का आएगा। मतलब इतना तो हम लोग घाटे में ही चल रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट है वो 30.07 बिलियन डॉलर्स का आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ इसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हो इतना घाटा हो क्यों रहा है हमें, तो उसके पीछे का रीजन है कि चाइना हमारे साथ एक बेईमानी कर रहा है। वो बेईमानी क्या है मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आर्टिकल GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारे सिलेबस में वेरियस टॉपिक्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट करके। देखो यहां पर बेईमानी क्या है, बेईमानी है डंपिंग की। तो डंपिंग होती क्या है, तो ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात, हम लोग एक चीज समझते हैं, चाइना ने अभी हम लोग को बहुत सारे प्रोडक्ट्स देता था। चाइना के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी ड्यूटी लगाई है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं। कुछ चीजें हैं जैसे कि यहां पर आप देख पाओगे बहुत सारे एल्यूमिनियम गुड्स हो गए या फिर कुछ केमिकल्स वगैरह हैं, उनके ऊपर यहां पर 5 साल के लिए ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन डंपिंग ड्यूटी क्या है, तो चाइना हमारे साथ बेईमानी ये कर रहा था कि जो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हैं या फिर यहाँ पर जो भी केमिकल्स हैं, ये हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा था, हमारे कंट्री में भरपूर मात्रा में भेज रहा था, और पता है बहुत सस्ते दाम में। इनफैक्ट इनकी कंट्री में भी, मतलब आप कह सकते हो इनकी कंट्री के अंदर मान लो कोई भी एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन अगर इनकी कंट्री के अंदर कोई 15 रुपए का कर रहा है, तो पता है ये कितने में एक्सपोर्ट करवा रहे थे, ये 10 रुपए में एक्सपोर्ट करवा रहे थे। तो आप कहोगे कर कैसे रहे हैं, इनको तो घाटा हो रहा है। तो चाइना ने बोला, चाइना की सरकार ने, हम आपको पैसा देंगे, आप करो इतने में। तो ये 10 रुपए में एक्सपोर्ट कर रहे थे। और इंडिया के अंदर आप कह सकते हो इतनी लागत इंडिया के अंदर भी लग रही होगी, 15 रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जब ये 10 रुपए का भारत के अंदर आएगा, तो आप खुद समझ सकते हो जो हमारा खुद का डोमेस्टिक मार्केट है हमारे कंट्री का, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर जो लोग यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होंगे। तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट हिट हुआ, हम लोग चाइना से लगातार इंपोर्ट करते रहे, तो चाइना ने हमें भरपूर मात्रा में एक्सपोर्ट कर दिया। इसी वजह से तो आज के टाइम पर हम लोग घाटे में चल रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पर चाइना ने बहुत सस्ते में यहाँ पर सारी चीजें चेप दी हम लोग को, जिसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग आज के टाइम पर घाटे में आ गए। इसी को बोलते हैं डंपिंग। तो डंपिंग क्या है, गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट प्राइस लोअर देन द प्राइस इट नॉर्मल चेंजेस। मतलब कि जितना नॉर्मली प्राइस होना चाहिए उससे जो दाम है उसको घटाने के बाद यहां पर उसको एक्सपोर्ट कर देना। तो चाइना ने ये काम किया, दाम घटाकर एक्सपोर्ट किया, और आप कह सकते हो इसकी वजह से बहुत पैसा भी कमाया और इंडिया के अंदर भरपूर मात्रा में यहां पर एक्सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज के टाइम पर हमें नुकसान हुआ। जब हमें पता चला कि ये काम हो रहा है कि इनके कंट्री के अंदर ये प्रोडक्ट इतने का है, लेकिन ये लोग कुछ पैसा घटाने के बाद हम लोग को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला, हम इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि चाइना से जो सामान आ रहा है वो कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहा होगा,
वो या तो एयरपोर्ट पर आ रहा होगा, ठीक है, हवा के माध्यम से आ रहा होगा, या पानी के माध्यम से आ रहा होगा, सी के माध्यम से आ रहा होगा। दोनों जगह पर हमारे कस्टम ड्यूटीज बैठे हुए होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि इन लोगों ने ड्यूटी लगा दी एंटी डंपिंग ड्यूटी, कि भाई आप ऐसा काम कर रहे हो और ये एक एंटी मतलब ये डंपिंग की जा रही है हमारे कंट्री के अंदर और इससे हमारा डोमेस्टिक मार्केट बुरी तरह से हिट हो रहा है, तो हम आपके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। भले ही 10 रुपये में बेचो हमें, हम 5 रुपये यहाँ पर आपका ये ड्यूटी लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, लो इतने का ही हो गया। या तो क्या होगा, हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है ये जो प्राइस है या तो उससे मैच हो जाएगा, या फिर क्या होगा, ये जो एक तरीके से प्राइस है ये मतलब हमारा जो डोमेस्टिकली प्राइस है इसको हम लोग और कम कर देंगे, तो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो उठता हुआ नजर आएगा इस पूरे प्रोसेस के दौरान। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से चीजें क्लियर हो रही हैं। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या आप सीख गए। अगर हम बात करें एंटी डंपिंग ड्यूटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी सिचुएशन खराब हुई है उसको वापस से देखना, प्लस यहां पर सबसे बड़ी बात हमारे खुद की जो डोमेस्टिकली मार्केट है उसको ग्रो करने के ऊपर फोकस करना। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह क्या है कि ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है इसको लागू करने के लिए WTO खुद बताता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर के व्यापार को देखता है, ठीक है। इनफैक्ट यहां पर इंडिया, चाइना सब इसके सिग्नेटरी देखने को मिलेंगे, सब ने यहां पर इसको साइन कर रखा है। तो यहां पर क्या है, WTO ने खुद बता रखा है कि अगर कहीं डंपिंग होती है तो आप उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो। इसी वजह से चाइना नाराज हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहां पर WTO के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम किया है और चाइना यहां पर गलत कर रहा था हमारे साथ। क्लियर हुआ इसके बारे में। तो यहां पर आपने सीखा एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी के अलावा एक और ड्यूटी लगाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो आप लोग समझ लेना इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक कस्टम ड्यूटी हो गई, मैंने आप लोगों को बता दिया, जो भी इंपोर्ट होता है, ठीक है, अगर कम प्राइस में इंपोर्ट हो रहा है तो उसके बेसिस पर यहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है ये तब होती है जब सरकार अपनी कंट्री के अंदर किसी को सब्सिडी दे रही है, मतलब सब्सिडी दे रही है, एक तरीके से उनको बहुत पैसा प्रोवाइड करवा रही है और उनसे कह रही है आप सस्ते में बेचो, ठीक है। तो वही वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर यही होता है कि सरकार उनको सब्सिडी के फॉर्म में देती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहां पर अगेन वो प्रोडक्ट है सस्ता बिकता है, तो इसी के बेसिस पर यहां पर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज भी लगा दी जाती हैं। क्लियर हुआ इसके बारे में। अगर हम बात करें तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे प्रोविजंस हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर। इन्होंने बोला है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी, मान लो यहां पर किसी देश के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई तो कितने साल के लिए लगा सकते हैं, तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 5 साल की हो सकती है। क्या 5 साल की होगी, तो ऐसा नहीं है, इसको 5 साल को बढ़ाकर हम लोग आगे भी इंक्रीज कर सकते हैं। जब हम लोगों को इसको 5 साल से आगे बढ़ाना होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सनसेट रिव्यू, ठीक है। इसको एक्सटेंड करते हैं हम लोग, कुछ आगे 5 साल से भी आप बढ़ा सकते हो, लेकिन उसको हम लोग सनसेट क्लॉज बोलते हैं या फिर सनसेट रिव्यू बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वैलिडिटी है 5 साल की हो सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी की, लेकिन इसको रिव्यू कर सनसेट रिव्यू कर उसको आगे 5 साल के लिए भी इन्हेंस किया जा सकता है। और अभी जो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है वो DGTR के थ्रू लगाई गई है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के थ्रू। ये खुद अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नेशनल अथॉरिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करती है। इसका मेन काम है कि हमारे डोमेस्टिक मतलब हमारे कंट्री का जो मार्केट है उसको एक सपोर्ट दे, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन दे, तो इसके लिए यहाँ पर काम करती है। इसी वजह से यहाँ पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और सेफगार्ड मेजर्स लगाती है। आपने एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में अभी के अभी सीखा है। क्लियर हुआ। आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा हो रही है, नाम है इनका पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर GS पेपर 1 में टॉपिक है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो यहाँ पर आर्टिकल PIB से लिया गया है। और अगेन यहाँ पर देख पाओगे बोला गया हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने श्रद्धांजलि दी है पंडित मदन मोहन मालवीय जी को इनकी जयंती के ऊपर। और इस प्रकार के क्वेश्चंस हर साल आते हैं, आपने हर साल प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर चर्चा में तो इनके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि पहली बात यहाँ पर ये आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा इनका जन्म कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1861 में इनका जन्म हुआ इलाहाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश में। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको आप हटा सकते हो। लेकिन इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक एजुकेशनिस्ट थे, नेशनल लीडर थे। इन्होंने यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया ताकि हम लोग हमारे देश को आज़ाद करा सकें। तो जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है इसके अंदर इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, हमारी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, इकोनॉमिक को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया है, सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ किया है, एजुकेशनल, रिलीजन, सोशल सर्विस, हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के ऊपर सभी जगह पर इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। इनफैक्ट जो हमारे यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं इनको टाइटल दिया गया था महामना का। महामना का टाइटल किसने दिया था इनको, तो महात्मा गांधी जी ने इनको महामना का टाइटल दिया। साथ ही साथ जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के डॉक्टर S राधाकृष्णन जी, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने यहाँ पर इनको कर्मयोगी का स्टेटस दिया था। तो अपने आप में आप कह सकते हो ये पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर हम इनका रोल फ्रीडम स्ट्रगल में देखें तो इन्होंने बहुत सारे और भी फ्रीडम स्ट्रगलर को सपोर्ट किया और 1930 के आसपास जब महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह को लॉन्च किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया, तो आप कह सकते हो कि इन्होंने यहां पर उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, तो उन चीज़ों को सपोर्ट किया। उसके बाद इनका जो रोल है वो कांग्रेस के अंदर भी देखने को मिला। इनको प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कमेटी बनाया गया था, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कमेटी के तौर पर इनको इलेक्ट किया गया 4 बार, 1909, 1918, 1932 और 1933 में। ये भी आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि इन्होंने हाँ बिल्कुल महात्मा गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। अब इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया के अंदर जो लेबर सिस्टम था उसको खत्म करने के लिए इन्होंने पूरी तरह से फोकस रखा, लेबर्स को खत्म करने के लिए। क्योंकि एक टाइम पर जब ब्रिटिश कॉलोनीज आपको देखने को मिल रही थी, जैसे कि वेस्ट इंडीज में, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे एक तरीके से लेबर के थ्रू काम किया जा रहा था, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ एक सोशल रिफॉर्मर थे, ये सक्सेसफुल लेजिस्लेटर भी थे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, जो ये काउंसिल थी उसके ये एक सर्विंग मेंबर भी रहे 11 साल तक। ठीक है, तो आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। प्लस उसके बाद एक जो टर्म है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आपने सबने सुना होगा, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो जो पॉपुलराइज टर्म है बेसिकली यहाँ पर वो भी इनके थ्रू लाई गई थी, लेकिन हालांकि यहाँ पे बोला गया जो ये ओरिजिनल ये जो टर्म है वो बिलोंग करती है मुंडका उपनिषद से, और ये जो टर्म है आज के टाइम पर नेशनल मोटो बन चुका है इंडिया का। प्लस जो देवनागरी है वो भी इंट्रोड्यूस करी गई थी ब्रिटिश इंडियन कोर्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनके एफर्ट की वजह से। प्लस इन्होंने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को लेकर काफ़ी काम किया, एक दूसरे को एक करने से, हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट्स इन्होंने लगाए। बहुत सारी इनकी फेमस स्पीचेस हैं जो कि यहाँ पर बात करती हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर। उसके बाद साथ ही साथ इन्होंने हिंदू महासभा को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रेट सोसाइटी ऑफ हिंदूज बोलते हैं 1915 में। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इन्होंने यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को खोजा था। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, वो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। 1916 में यहाँ पर इन्होंने BHU को फाउंड किया। उसके बाद एक जर्नलिस्ट भी थे, इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर आर्टिकल्स लिखे, प्लस बहुत सारे हिंदी वीकली, जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने यहाँ पर हिंदी वीकली जो अभ्युदय है इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद हिंदी मंथली मर्यादा को स्टार्ट किया। एक इंग्लिश डेली लीडर भी थे यहाँ पर एज ए स्टार्ट किया इन्होंने। प्लस उसके बाद यहाँ पर एक एडिटर थे हिंदी वीकली हिंदुस्तान और इंडियन यूनियन के। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर इन्होंने वर्क किया। उसके बाद यहाँ पर ये जो हिंदुस्तान टाइम्स है उसके चेयरमैन ऑफ द बोर्ड भी रह चुके हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो चेयरमैन है वो रह चुके हैं। फिर उसके बाद एट द लास्ट इनकी डेथ होती है 12 नवंबर को 1946 में। ठीक है, लगभग इनकी एज 84 हो जाती है उस समय तक। ठीक है, तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैंने आप लोग को इनके बारे में बताया। प्लस यहाँ पर इनको बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम 2014 की बात करें तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2016 में इंडियन रेलवे स्टार्ट करी गई थी वाराणसी, मतलब इंडिया के अंदर एक ट्रेन स्टार्ट करी गई थी वाराणसी न्यू दिल्ली महामना एक्सप्रेस करके। ठीक है, तो वो भी इनके ऑनर में यहाँ पर स्टार्ट करी गई थी। तो अपने आप में अवार्ड्स एंड ऑनर्स के कैटेगरी में भी यहाँ पर टॉप पर है। आई होप आप लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से सुनी होंगी। अगर अच्छे से सुनी है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म है इसको बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास एज अ रिफ्यूलिंग स्टेशन। तो यहाँ पर ये किसके थ्रू बनाया गया था, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपको उसका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाल ही में सरकार ने नोटिफाई किया है कि जो सोया मिल है उसको एसेंशियल कमोडिटी के तौर पर रखने वाले हैं हम लोग 30 जून 2022 तक। लेकिन यहाँ पर कौन से एक्ट के अंदर यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में मेंशन्ड है, आपको उस एक्ट का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर बहुत सारे एक्सरसाइज, ये लोग बहुत सारे अभ्यास कंडक्ट करते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास होता है, उसका नाम बताना है। प्लस दोनों कंट्रीज में के बीच में एक नेवल अभ्यास होता है, उसका नाम भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक फेयर कंपटीशन है, इसकी परमिशन कौन सी बॉडी देती है, उस बॉडी का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको 1960 में फाउंड करा गया था, किस व्यक्ति के थ्रू फाउंड किया गया था, उनका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चलो उसका आंसर आपको, इस वाले का आंसर तो मिल गया, जो पंडित मोहन मालवीय जी हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर BHU को फाउंड किया था। फिलहाल तो जो पंडित मोहन मालवीय जी हैं इनको टाइटल दिया गया था महामना का। ये जो टाइटल दिया है महामना का, ये किसने दिया था, आपको नाम बताना है उनका। उसके बाद साथ ही साथ जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर S राधाकृष्णन जी, उन्होंने यहाँ पर पंडित मोहन मालवीय जी को एक स्टेटस दिया था। वो स्टेटस किसका था, तो मतलब क्या स्टेटस था, नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसका नाम बता सकते हो। आई होप आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पर सुने हैं सारे आर्टिकल्स को, आप इनका आंसर भी दे पाओगे। और लास्ट मैंने इनके आंसर्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन इसको देखना मत, अपने आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।